नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर जयेश पटेल, फीटल मेडिसिन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, पार्नु वीमेन सुपर स्पेशलिटी मजूरा गेट सूरत पे काम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये जो पॉडकास्ट मैंने बनाया है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर। एमनियोसेंटेसिस क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एमनियोसेंटेसिस क्या प्रोसीजर है। बच्चे के आसपास जो पानी है वो पानी को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं और जो बैग ऑफ वाटर्स बोलते हैं, पानी से भरा हुआ बैग, उसको एमनियन बोलते हैं। हम माँ के पेट पे एक सुई लगाते हैं और वो सुई ये एमनियोटिक फ्लूइड तक हम सोनोग्राफी में देख के पहुंचाते हैं और उसमें से जरूरी जितना फ्लूइड हम निकालते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं और ये प्रोसीजर 16 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में किया जाता है। ये प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं? एक्चुअली फ्लूइड से ज्यादा हमें जरूरत बच्चे के जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उसके स्किन के सेल्स जो फ्लूइड के अंदर एक्सफोलिएट होते हैं वो हम लेते हैं, या उसके यूरिन या स्टूल मटेरियल के अंदर से हम सेल लेते हैं। तो वो सेल बच्चे के बॉडी के जो सेल है वही सेल है और इसलिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके रंगसूत्र या गुणसूत्र जो बोलते हैं वो, या डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वो सब बच्चे के बॉडी का ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो लेबोरेटरी वाले हम जब इनको ये फ्लूइड देते हैं तो उसमें से ये सेल निकालते हैं और उसका जेनेटिक टेस्टिंग करके हम रिपोर्ट बताते हैं कि बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। अब जिनको प्रेगनेंसी रहती है वो सभी माताओं का हम एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट नहीं करते हैं, तो किन का जरूरी होता है? तो ये हमारा लिस्ट है कि जिसमें जरूरी है, जैसे कि जिनको रंगसूत्रीय खराबी का जोखिम ज्यादा हो, एडवांस स्टेज हो, या जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं, डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट हम करते हैं। डबल मार्कर है वो 11 to 13 वीक्स के बीच किया जाता है। साथ में हम सोनोग्राफी में एंटी नाम की सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें गले के पीछे की थिकनेस बच्चे की मेजर करते हैं और उससे भी हम ये क्रोमोसोम्स का रिस्क है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट लेट आता है तो 16 वीक्स के बाद ये क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है। या दूसरा एक एनआईपीटी का, वो बहुत रिलायबल टेस्ट है, वो एनी टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी किया जाता है। तो ये सब टेस्ट में अगर ऐसा आता है कि ये मदर का जो बच्चा आने वाला है उसमें रंगसूत्रीय खराबी का जोखिम ज्यादा है, ऐसा दिखाता है, हाई रिस्क स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो ऐसे केस में हम पानी निकाल के कंफर्म करते हैं कि सचमुच में बच्चे में खराबी है या नहीं। दूसरा इंडिकेशन ये है कि अगर ये रिपोर्ट डबल क्वाड्रुपल सब नॉर्मल है, लेकिन सोनोग्राफी के टाइम पे पता चलता है कि बच्चे में कुछ मेजर एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि बच्चे के हार्ट के अंदर कुछ पर्दे में खराबी है या बच्चे के आंतड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये ऐसी जो खराबियां होती हैं कि उसमें रंगसूत्रीय खराबी होने के चांसेस रहता है। तो हम कंफर्म करने के लिए कि ये रंगसूत्रीय खराबी सचमुच में है या नहीं, वो कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम ये खराबी के साथ बच्चे को डिलीवर करना है और डिलीवरी के बाद हम ये खराबी का ऑपरेशन करवा लेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रंगसूत्र उसके नॉर्मल है। क्योंकि अगर एबनॉर्मल रंगसूत्र वाला बच्चे का हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो डिलीवरी के बाद ऑपरेशन होने के बावजूद बच्चा मंदबुद्धि रहता है, तो ये हम पहले से जान सकते हैं। इसलिए एबनॉर्मलिटी जब डिटेक्ट होती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने का सोचते हैं, उस टाइम पे तो ये टेस्ट हो जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी आगे एक या दो बच्चे में ऐसी कुछ खराबियां आई हो कि जिसमें रंगसूत्रीय खराबी हो, ऐसा जो डाउन्स वाला बेबी वगैरह, तो ऐसा जब भी होता है तो पेरेंट्स सामने से बोलते हैं कि सर हमें इस बार पहले से ही टेस्ट करके बता दीजिए कि ये है कि नहीं। तो ये बात हुई रंगसूत्रीय खराबी की। दूसरा जो है वो सिंगल जीन डिसऑर्डर, जो रंगसूत्र है उससे भी ये स्मॉलर चीज है। थोड़ा मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रंगसूत्र क्या है और जीन क्या है, ये दो चीज अलग है। इसके लिए मैं मकान का एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बिल्डिंग है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि एक एक ईंट से हम पूरा बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही हमारा बॉडी जो है वो एक एक सेल से बना है और हर एक सेल के अंदर जो फादर की तरफ से हमें 23 रंगसूत्र मिलते हैं
और मदर की तरफ से भी हमें 23 मिलते हैं। तो टोटल हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम यानी रंगसूत्र जो है, वो हर एक रंगसूत्र के ऊपर छोटे छोटे जीन होते हैं। रंगसूत्र है वो, उसमें भी उसका भी हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं तो हम ये जीन देख सकते हैं जो डीएनए का बना हुआ। तो ये इंडिविजुअल जीन का कोई डिसीज है तो उसको सिंगल जीन डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे सैकड़ों जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो हम ये एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करने से पता कर सकते हैं। एक्स लिंक डिसऑर्डर मतलब स्पेसिफिकली कोई सेक्स वाले, मतलब मेल में या फीमेल में कोई कॉमन चीज है, जैसे कि ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की मसल वीकनेस की खराबी है, तो वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो इसके बारे में भी हम ये पानी का टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अगर मदर को कोई वायरस का इन्फेक्शन है या पैरासाइट का इन्फेक्शन है, जैसे ये टॉक्सोप्लाज्मा रूबेला, साइटोमेगालोहार्पिस ऐसे कुछ है, तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो हम ये पानी का टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे में भी ये टेस्ट है, वायरस का इन्फेक्शन लगा है या कुछ इंडिकेशन अभी ऑब्सोलेट हो गए जो पहले के जमाने में करते थे लेकिन अभी नहीं किए जाते हैं। वो है फीटल लंग मैच्योरिटी जानने के लिए हम ये पानी निकाल के टेस्ट कर सकते थे कि जिससे बच्चे का फेफड़े की मैच्योरिटी हो गई है तो हम डिलीवरी उसकी करा सकें, लेकिन अभी ये नहीं किया जाता है। दूसरा, RH नेगेटिव मदर, अगर बच्चे में RH पॉजिटिव है तो ऐसे केस में बच्चे को एनीमिया यानी उसके खून की कमी हो गई है या जॉन्डिस हुआ है कि नहीं, वो जानने के लिए हम पानी निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब चीजें सोनोग्राफी से पता चलती है, इसलिए हम ये सब नहीं करते हैं। तो ये सब जो है वो बच्चे के बारे में निदान करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। दूसरे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है। जैसे कि बच्चे के आसपास पानी बहुत ज्यादा भर गया है और माँ एकदम डिस्ट्रेस में है पानी ज्यादा भरने की वजह से, या एकदम डिस्कम्फर्ट में है, और कभी कभी ऐसे केस में प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस भी रहता है, तो ऐसे बच्चे में हम ये पानी निकाल के, बहुत ज्यादा पानी है तो काफी पानी हम निकालते हैं और मदर फिर कंफर्टेबल हो सकती है। दूसरा एक प्रॉब्लम, कभी कभी वो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें एक बच्चे को खून कम मिलता है, दूसरे को ज्यादा मिलता है, तो जिसको ज्यादा खून मिलता है वो पेशाब भी ज्यादा करता है, इसलिए उसके आसपास पानी बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिकली वो बच्चे के जो सैक है उसमें से हम ये एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं ताकि प्रेगनेंसी में हम थोड़ा और राह देख सकते हैं, बच्चा मेच्योर हो जाने के बाद हम उसको डिलीवर करवाते हैं। प्रोसीजर करने से पहले क्या करने का है, तो एक डिटेल्ड सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन करना जरूरी है ताकि हमें बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल खराबी जो बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ है कि जो इवन सर्जरी या डिलीवरी के बाद भी हम उसको करेक्ट ना कर सके, ऐसा है तो उस टाइम पे पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अबॉर्शन कर लेना है, तो ये टेस्ट किए बिना भी हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। डिलीवरी के बाद जो बच्चा आता है उसमें से भी जो जरूरी जेनेटिक टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सोनोग्राफी हो जानी जरूरी है ये प्रोसीजर होने से पहले। दूसरा जो है वो मदर्स का ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर नेगेटिव ग्रुप वाली मदर है और पेट में जो बच्चा है वो अगर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में मदर का जो शरीर है उसमें ये नीडल प्रिक की वजह से बच्चे का और मदर का ब्लड एक दूसरे को मिल सकता है, और ऐसे केस में मदर का ब्लड जो है वो बच्चे के आरबीसी के सामने लड़ाई करने की तैयारी करता है, और बच्चे के आरबीसी फिर कम हो जाने से बच्चे का खून भी कम हो जाता है, उसको जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये सब प्रोसीजर नहीं होने के लिए एंटीडी नाम का एक सुई आता है, वो हमें एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर दे देना चाहिए। कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोसीजर बिना एनेस्थेशिया किया जाता है, इसलिए जस्ट जैसे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं ऐसे ही जाने का होता है। जो एक और प्रिकॉशन लेना है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी कि खून जमने की प्रक्रिया में किसी को प्रॉब्लम्स होता है तो उसके बारे में आपके डॉक्टर्स को जरूर बताना चाहिए।
और हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोसीजर करना रिस्की है या नहीं। अगर आपको ये एंटीकोएगुलेंट यानी खून जमने की दवाई चलती है, खासतौर पे जिसको ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो या बार बार एबॉर्शन की तकलीफ है, तो ऐसे केसेस में एस्पिरिन या हिपेरिन नाम की दवाइयाँ दे जाते हैं। अगर ऐसी दवाई चालू है आपकी तो एटलीस्ट 2 दिन बंद करके फिर ये प्रोसीजर करनी चाहिए। अगर बुखार या ऐसी कोई फिब्राइल तकलीफ 3-4 दिन के अंदर हुई है तो थोड़ा दिन वेट करने के बाद ये प्रोसीजर करनी चाहिए। सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुख की जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो ये एबॉर्शन का रिस्क उसमें कम रहता है। अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये पेशेंट को टेबल पर सुलाया है, तैयारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये उसको एक स्टेराइल टॉवेल उड़ाया गया है और पेट के ऊपर एंटीसेप्टिक दवाई जो है बिटाडीन की वो लगाई जाती है, जिससे पेट के ऊपर के बैक्टीरिया हम अंदर ना ले जाएं। सोनोग्राफी का ये जो प्रोब है वो भी हमने तैयार किया है कि जिसमें ये कवर है वो भी स्टेराइल है, ऑटोक्लेव करते हैं। प्रोब के ऊपर हमने ग्लव चढ़ा दिया है, वो भी डिस्पोजेबल ग्लव होता है। तो इस तरह से ये सब एसेप्टिक तैयारी के साथ हम प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर खुद भी कंप्लीटली ऑटोक्लेव स्क्रब होने के बाद गाउन वगैरह पहन के तैयार हैं। ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर के अंदर की जाती है। ये आप सोनोग्राफी पिक्चर देखते हैं जिसमें ये बच्चे की प्लेसेंटा थी, ये खुद बच्चा है और इसके धड़कन आप देख सकते हैं। ये जो है उसका स्पाइन का हिस्सा है। ये जो ब्लैक एरिया जो दिखता है ये बच्चे के आसपास का फ्लूइड है, प्रवाही है, और ये बच्चेदानी की दीवार है, और ये सब है वो पेट का दीवार है, मदर का पेट का दीवार है। हमारी सुई जो है वो ये कॉर्नर से आके यहाँ तक पहुंचेगी। तो प्रोसीजर हम देखते हैं। ये पेट के ऊपर कोई एनेस्थेशिया नहीं देता है या बेहोश भी नहीं किया जाता है। मतलब नहीं लोकल एनेस्थेशिया, नहीं जनरल एनेस्थेशिया। ये जो सुई जो होती है वो 3.5 इंच लंबी है। वो जो हम कमर में सुई के लगाते हैं एनेस्थेशिया वाले, वही सुई है, लेकिन इसका गेज जो बोलते हैं थिकनेस वो 20 गेज है। और ये नीडल हम सोनोग्राफी में देख के प्रोब के बिल्कुल बाजू में से हम एंटर होते हैं। और ये आप फिर इधर देख सकते हैं कि ये नीडल आपके अंदर आ रही है और ये नीडल पहुंच गई है अंदर तक। और अंदर का जो स्टिलेट होता है वो निकाल देते हैं, जिसके पानी के ड्रॉप्स आते हैं। 5-6 ड्रॉप्स हम उसको जाने देते हैं ताकि मदर की स्किन वगैरह के जो सेल्स होते हैं वो सेल हम निकाल देते हैं, खाली बच्चे के ही सेल उसमें आएंगे। ये जो सिरिंज हमने लगाया है वो 20 सीसी का प्लास्टिक सिरिंज है और उसका लॉकिंग सिस्टम होता है और फिर उसको पुल आउट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो बच्चे के आसपास का पानी है और वो जो पानी है अप्रोक्सीमेटली 20 सीसी से थोड़ा ज्यादा हम सिरिंज में लेते हैं। बच्चे के आसपास तो बहुत पानी होता है, 800 to 1000 मिलीलीटर जितना होता है, इसलिए थोड़ा हम निकाल लेते हैं, उससे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। और ये हम पूरा असेंबली निकाल लिया, प्रोसीजर खत्म हो गया। नीडल निकाल के हम ये जो स्टेराइल कॉनिकल टेस्ट ट्यूब हम जो लैब में से प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ये ले लेते हैं और ये पूरा स्टेराइल रहता है, उसमें इंफेक्शन का चांस नहीं रहता है और उसको कैप करते हैं। वो हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं इवन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। एट एंड ऑफ द प्रोसीजर हम बच्चे का धड़कन देख के प्रोसीजर खत्म करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, तो उसमें पेशेंट को 30 मिनट्स हाफ एन आवर जितना हम हॉस्पिटल में रखते हैं। पेशेंट इमीडिएटली कुछ भी खाना पीना है तो खा सकता है, यूरिन पास करना है तो बाथरूम जा सकता है। घर पे उसको 24 घंटा आराम करना चाहिए। 3 दिन तक कोई हैवी वर्क या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर फीवर आता है या पेट में दर्द होता है या बैक एक होता है तो हमें हॉस्पिटल को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए।
सो ये चीज है पेशेंट के लिए जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें देते हैं वो है। अ, थोड़ा डिस्कशन में करूंगा रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, मतलब कि जो हमने पानी निकाला है तो कितनी देर में हमें रिपोर्ट मिलती है। तो पहली चीज है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब क्या है कि जो 46 रंग सूत्र मैंने आपको बताया है वो 46 रंग सूत्र की गिनती की जाती है, तो उसमें हमें 3 हफ्ते का टाइम लगता है लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने में। रंग सूत्र के ऊपर जो रंग सूत्र को मैं माला की तरह कंपेयर करता हूँ कि हम जो माला करते हैं वो मालाओं को 46 माला को टेबल पे रख के अब 1 2 3 गिन लेते हैं, वो कैरियोटाइप हुआ। लेकिन एक एक मन का भी आप गिन सके और पूरी मालाएं भी गिन लो, फिर भी रिपोर्ट हमें 8 से 9 दिन में मिलता है। ऐसी नई एक टेक्निक आई है जिसको हम माइक्रो अरे टेक्निक बोलते हैं। और ये जो टेक्निक है वो टेक्निक इतना अच्छा है कि डिटेल भी मिलती है और जल्दी से रिपोर्ट आती है। कुछ पेशेंट्स ज्यादा एंशियस होते हैं कि जिसमें अगले वाले बच्चे में अगर तकलीफ है तो ऐसे केसेस में वो बहुत जल्दी डिमांड करते हैं, और ऐसे केस में ये फिश या पीसीआर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें केवल एक ही रंगसूत्र की जिसका हमें डाउट होता है, जैसे कि अगला बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला है तो उसमें 21st क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, तो हम खाली ये 21st क्रोमोसोम का ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक या दो क्रोमोसोम के टेस्ट करना है तो ये फिश या पीसीआर टेक्निक से हमें 1 या 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। बाकी का कंप्लीट रिपोर्ट बाद में हम मंगवा सकते हैं। ये सिंगल जीन डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल थैलेसीमिया वगैरह रोग है, उसमें जैसा डिसीज है उस हिसाब से कितना टाइम लगेगा वो लैब वाले हमें बताते हैं। कुछ डिसीज में 5 दिन में रिपोर्ट मिलती है तो कुछ डिसीज में 100 डेज भी लग जाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग होती है। अब रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन क्या करने का कि नेगेटिव रिजल्ट आया उसका मतलब है कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई रंगसूत्र में खराबी नहीं है, जीन में खराबी नहीं है, ऐसा रिपोर्ट आपको मिल गया तो उसका मतलब है कि ये अच्छी रिपोर्ट है, बच्चा नॉर्मल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो खाली इसमें मैं आपको कॉन्शियस या पॉइंट आउट ये करूंगा कि जो डिसीज के लिए आपने टेस्ट किया था वो डिसीज नहीं है, ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं। न कि ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम रूल आउट करते हैं। पेशेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इम्यूनोसिंथेसिस करवाया तो बच्चे का जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, इसलिए हमारे बच्चे में कोई किसी तरह का जेनेटिक डिसीज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो टेस्ट हम करते हैं उसी की रिपोर्ट हमें मिलती है और वो टेस्ट के लिए ये चीज रूल आउट हो गई, इतना हम बोल सकते हैं। जबकि पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें जो खराबी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पॉजिटिव है और डेफिनेटली है, तो उसमें हम फिर जो जेनेटिक स्पेशलिस्ट जो जेनेटिसिस्ट बोलते हैं उससे मिलकर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम लोग की काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का, और फिर जॉइंटली एक डिसीजन लिया जाता है कि प्रेगनेंसी कैरी करना है या अबॉर्शन करवा देना है। और वो पेरेंट्स सब कुछ समझने के बाद खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो उनका जो डिसीजन होता है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। ये तो प्रोसीजर के बारे में बात किया। कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस में अबॉर्शन एक कॉम्प्लिकेशन है कि जिसका रेशियो 0.5 to 1% टेक्स्ट बुक में कोट किया जाता है, लेकिन ये लगभग 10 साल पहले का रिपोर्टिंग है। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि नाउ द रेशियो इज डिक्रीज टू 1 in 1000, स्पेशली जब जो एक्सपीरियंस डॉक्टर करते हैं तो अबॉर्शन रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड जैसे हमने अभी बताया इस तरह से करनी चाहिए। बिना सोनोग्राफी के ब्लाइंडली भी लोग करते हैं, लेकिन उसमें अबॉर्शन का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। जो नीडल प्रिक हम करते हैं वो एक ही प्रिक में हमें फ्लूइड मिल जाए तो वो बेहतर है। कभी कभी ज्यादा प्रिक हो जाती है तो नीडल डालने के बाद पानी निकलता नहीं है, या सोनोग्राफिकली भी हम करते हैं तो भी हमें डिफिकल्टीज आती है। तो ऐसे केसेस में अगर ज्यादा प्रिक हुई है तो अबॉर्शन रिस्क थोड़ा बढ़ता है। जो जगह हमने प्रिक किया है वहाँ सैक को पंक्चर किया है, इसलिए टेम्पररी लीकिंग कॉमन है कि 1 आध दिन में वो बंद हो जाता है,
लेकिन 2 दिन से ज्यादा अगर लीकिंग चालू रहता है तो इसमें अबॉर्शन रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन कि जो मदर को फीवर आने लगता है, पेट में पेन चालू हो जाता है, बैकएक होता है, लीकिंग हो सकता है, अबॉर्शन का भी चांस होता है। हालांकि ये प्रोसीजर इतना सिंपल है कि जिसमें इंसिडेंस 1 in 1000 जितना है, इन्फेक्शन का बहुत कम चांसेस है। नीडल इंजरी मतलब कि जो सुई हम डालते हैं वो पेट में किसी भी ऑर्गन को इंजर कर सकता है, लेकिन सोनोग्राफी गाइडेड करने के चांसेस कम रहता है। आमतौर पे 16 वीक्स के बाद जो मदर का यूट्रस है वो डायरेक्टली पेट की दीवार के बराबर पीछे आ जाता है, इसलिए मदर के जो अतड़िया है या ऐसे ऑर्गन से वो बीच में आ जाने की या नीडल से इंजर होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बच्चे में उसके शरीर के ऊपर ये सुई कहीं भी लग चुभ सकती है, लेकिन इससे कोई भी जो है हीलिंग बहुत फास्ट होता है और इवन कोई स्कार रहता नहीं है उसके ऊपर। इतना स्किन बहुत हीलिंग फ्रेंडली होती है बच्चे की। लेकिन हमें चौकन्ना खाली आईज वगैरह जैसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसमें सुई ना लग जाए वो देखना जरूरी है। मदर अगर आरएच नेगेटिव है तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि एंटीडी नाम का इंजेक्शन उसी दिन देना जरूरी है, जिससे ये आरएच नेगेटिव की तकलीफ है रोक सके। क्लब फुट मतलब मुड़ा हुआ पाँव उसका होता है, तो ये जो प्रॉब्लम टेलिपस डिफॉर्मिटी हो सकती है, खासतौर पे अगर आपने बहुत जल्दी एमनियोसेंटेसिस कर लिया है लेस देन 15 वीक्स में। तो दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ लिस्ट नहीं किया है वो ये है कि आपने फ्लूइड लैब में भेजा, लेकिन लैब वाले बोलते हैं कि अंदर सेल्स इतने एडिक्वेट नहीं है कि जिससे हम कल्चर कर सके सेल का और रिपोर्ट हो सके, या कल्चर फेलियर की रिपोर्ट आती है। तो ऐसे केस में पूरा प्रोसीजर वेस्ट हो जाता है, दोबारा प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये भी एक मैं कॉम्प्लिकेशंस में ही गिनाऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। और खासतौर पे आपने 15 वीक से पहले अगर ये प्रोसीजर किया है तो बच्चे के इतने ज्यादा सेल अंदर नहीं होते हैं और ऐसा कल्चर फेलियर का चांस रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एमनियोसेंटेसिस। देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट, तो और भी जानकारी हम देते रहेंगे।